नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर नजर डालेंगे। सोचिए, एक तरफ है एक विशाल साम्राज्य जिसका सपना है पूरे भारत को एक ही झंडे के नीचे लाना, और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जो अपनी मिट्टी की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच के उस ऐतिहासिक टकराव की। चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। तो देखिए, ये जो टकराव था ना, ये सिर्फ दो शासकों का नहीं था, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। अकबर का सपना था एक अखंड भारत जो मुगल सत्ता के अधीन हो। वहीं महाराणा प्रताप का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की सदियों पुरानी आजादी को बचाए रखना। बस इसी जिद और इसी सपने के टकराव ने एक बड़े संघर्ष की नींव रखी। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस टकराव से, फिर देखेंगे कि कैसे बातचीत नाकाम हुई, और हल्दी घाटी के युद्ध से होते हुए हम उनकी विरासत तक पहुंचेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और हाँ, एक बात यहाँ साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई किसी भी तरह से कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक संघर्ष था। एक तरफ थी मेवाड़ की संप्रभुता यानी अपनी आजादी, और दूसरी तरफ थी अकबर की अपने साम्राज्य को विस्तार देने की इच्छा। तो असल मुद्दा क्या था? देखिए, उस दौर में ज्यादातर राजपूत रियासतों ने मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया था ताकि शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन मेवाड़ और खास तौर पर महाराणा प्रताप अपनी स्वायत्तता यानी अपनी आजादी छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो व्यक्तिगत रूप से अकबर के दरबार में पेश नहीं होंगे। यही वो इनकार था जो अकबर के एकीकृत साम्राज्य के सपने के आड़े आ रहा था। और इस टकराव की जमीन तो असल में पहले ही तैयार हो चुकी थी। साल 1568 में अकबर ने मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया था। सोचिए, मेवाड़ के राज परिवार को अपनी ही राजधानी से निकलना पड़ा। तो जब 1572 में प्रताप गद्दी पर बैठे, उन्हें विरासत में एक ऐसा राज्य मिला जो अपनी राजधानी खो चुका था और चारों तरफ से दबाव में था। अब ऐसा नहीं था कि सीधे युद्ध ही शुरू हो गया। अकबर एक बहुत चतुर शासक थे, तो उन्होंने लड़ाई से पहले कूटनीति का रास्ता अपनाया और प्रताप को शांति से मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने की कई कोशिशें की। और ये कोशिशें कोई एक दो बार नहीं हुई। अकबर ने एक के बाद एक कुल 4 दूत भेजे। पहले जलाल खां कुर्ची, फिर राजा मान सिंह, उनके बाद राजा भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन नतीजा हर बार एक ही जवाब मिला: महाराणा प्रताप व्यक्तिगत रूप से अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रताप बातचीत के खिलाफ नहीं थे, पर उनकी कुछ शर्तें थीं जो मेवाड़ की आजादी से जुड़ी थीं। जैसे वो खुद मुगल दरबार में पेश नहीं होंगे, कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे और एक अधीन शासक की तरह कोई नजराना नहीं देंगे। हाँ, उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेजने की पेशकश जरूर की, पर अकबर के लिए ये काफी नहीं था। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। तो अब जब बातचीत से बात नहीं बनी तो तलवारों का बोलना तय था। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे चर्चित मोड़ पर, हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध। अब जरा दोनों सेनाओं पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ थी मुगल सेना, जिसकी कमान राजा मान सिंह और आसफ खान के हाथों में थी, एक बहुत बड़ी संगठित फौज। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना, संख्या में काफी कम लेकिन जज्बे में कहीं ज्यादा। इसमें राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भील आदिवासी और अफगान योद्धा भी लड़ रहे थे। ये वाकई में संख्या बल और आत्मबल की लड़ाई थी। युद्ध शुरू होते ही मेवाड़ की सेना ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। लड़ाई का सबसे अहम पल तब आया जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन सेनापति मान सिंह तक जा पहुंचे। लेकिन जब प्रताप चारों तरफ से घिर गए, तब झाला मान ने एक अविश्वसनीय बलिदान दिया। उन्होंने प्रताप का राजसी चिन्ह खुद पहन लिया ताकि दुश्मन का ध्यान उन पर चला जाए। इस सूझबूझ ने राणा को सुरक्षित निकलने का मौका दिया और इस प्रतिरोध की लौ को बुझने से बचा लिया। तो सवाल उठता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जीता कौन? देखिए, यहीं पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं सामने आती हैं। मुगल स्रोत जैसे अकबरनामा इसे अपनी जीत बताते हैं क्योंकि युद्ध के बाद मैदान पर उनका कब्जा था।
लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार इसे अनिर्णायक मानते हैं। क्यों? क्योंकि मुगलों का मुख्य मकसद या तो महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना पूरा नहीं हो पाया था, और प्रताप की लड़ाई अभी जारी। लेकिन ये कहानी हल्दी घाटी पर खत्म नहीं होती। असल में प्रताप के संघर्ष और उनकी हिम्मत की असली परीक्षा तो इसके बाद के सालों में हुई। युद्ध के बाद प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों को अपना घर बना लिया। वहां से उन्होंने मुगल चौकियों पर छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दिया। ये बहुत मुश्किलों भरा दौर था और इसी दौर की कहानियों ने उन्हें एक लोक नायक बना दिया। इस संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उनके मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति लाकर प्रताप के कदमों में रख दी ताकि मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई जारी रह सके। और इसी के बाद हुई वो निर्णायक वापसी। 1582 में दिवेर के युद्ध में प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से दिवेर की मुख्य मुगल चौकी पर हमला बोल दिया और नतीजा मेवाड़ की एक तरफा और जबरदस्त जीत हुई। इस एक जीत के बाद 36 मुगल चौकियां ढह गईं और हजारों सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये प्रताप की एक शानदार रणनीतिक जीत थी। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस जीत को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया, मेवाड़ का मैराथन। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैराथन एक लंबी और थका देने वाली दौड़ होती है जिसे अंत में जीता जाता है, वैसे ही दिवेर की जीत प्रताप के लंबे संघर्ष का नतीजा थी। टॉड ने हल्दी घाटी को थर्मोपाइली कहा था, जहां बहादुरी तो दिखाई गई पर जीत हासिल नहीं हुई। तो ये तुलना बताती है कि दिवेर की जीत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इस दशकों लंबे संघर्ष के बाद आखिर में हुआ क्या? अंतिम नतीजा क्या निकला? तो देखिए, अंतिम हिसाब किताब क्या रहा। सबसे पहली और अहम बात, महाराणा प्रताप ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1597 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वो चित्तौड़गढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत चुके थे, और उनकी मृत्यु भी एक स्वतंत्र राजा के रूप में ही हुई, शिकार के दौरान लगी एक चोट की वजह से। हाँ, ये सच है कि बाद में उनके बेटे अमर सिंह ने अकबर के बेटे जहांगीर के साथ 1615 में एक संधि की थी, लेकिन प्रताप अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर चुके थे। और यही वजह है कि महाराणा प्रताप की विरासत आज भी इतनी शक्तिशाली है। वो एक विशाल साम्राज्य के सामने अपनी आज़ादी के लिए खड़े होने वाले प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक है। उनकी कहानी हर मुश्किल के सामने अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति की कहानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लड़ाइयों और संधियों से भी परे जाकर एक साम्राज्य के सामने एक अकेले व्यक्ति का प्रतिरोध इतिहास में आखिर क्या मायने रखता है? प्रताप और अकबर की ये कहानी हमें इतिहास की बड़ी तस्वीर में एक व्यक्ति की जिद और उसकी हिम्मत की स्थायी ताकत पर सोचने के लिए मजबूर करती है।